हेलो बच्चों, मैं अभिषेक कुमार जैन, हिंदी एजुकेटर। वेलकम टू अनअकैडमी। आज हम एक नए चैप्टर के साथ में आज की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है कर चले हम फिदा। इस चैप्टर के माध्यम से हम सभी को पता चलेगा कि किस तरह से वीर सैनिक वहाँ सरहद पर जाकर के अपनी जान जोखिम में डाल करके हमारी रक्षा करते हैं। और जिस गीत के माध्यम से हमारे लिए सारी बातें पता चलेंगी, उस गीत का नाम है कर चले हम फिदा, जिसके राइटर लेखक कहें कि कवि कि कैफी आजमी, जिन्होंने यह कविता यह गीत बहुत अच्छी ढंग से हमें सैनिक के लिए बताया है। और सैनिक की जो वहाँ पर पृष्ठभूमियाँ हैं, सैनिक के बारे में जो कुछ भी उन्होंने जानकारी दी वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। और उन्होंने इस गीत के माध्यम से सैनिक के जीवन को दर्शाने का एक नया प्रयत्न किया है। और उस प्रयत्न को हम सभी समझेंगे किस तरह से सैनिक अपने जीवन में कैसी भी विपत्ति क्यों ना हो उसमें बढ़ चढ़ के अपने भाग लेते हैं। चलते हैं। कैफी आजमी, जिनका जन्म 1919 में हुआ और मरण 2002 में हुआ, इनका जो जीवन काल रहा 1919 से लेकर के 2002 तक रहा। अतहर हुसैन रिजवी का जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मजमा गांव में हुआ। कैफी आजमी, जो कि इस कविता के कवि हैं, लेखक हैं, राइटर हैं, इनका जो रियल नेम है वो है अतहर हुसैन रिजवी। क्या नाम है? अतहर हुसैन रिजवी, जिनका जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मजमा गांव में हुआ। और अदब की दुनिया में आगे चलकर वे कैफी आजमी नाम से मशहूर हुए। अदब की दुनिया का मतलब होता है कि जब शेरो शायरी होती हैं, कविताएं लिखी जाती हैं, गीत लिखे जाते हैं, गजल लिखी जाती हैं, उस दुनिया में आगे चल करके जिनका नाम कैफी आजमी पढ़ा, और यह एक मशहूर नाम कैफी आजमी जो हमारे लिए प्रचलन में आया। कैफी आजमी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। मतलब उर्दू कविताएं जिन्होंने सबसे ज्यादा लिखी, या कहा जा सकता है कि उर्दू कविताओं को सबसे ज्यादा या प्रचलन में लाने का जिन्हें श्रेय जाता है और जिनका नाम पहली पंक्ति में आता है, वो थे अतहर हुसैन रिजवी उर्फ कैफी आजमी। कैफी की कविताओं में एक ओर सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश है, तो दूसरी ओर हृदय की कोमलता भी है। मतलब एक जगह तो उनकी कविताओं में समाज को जागरूक करने की बात कही गई, और दूसरी जगह वहां पर उनके हृदय की कोमलता के बारे में भी बात की जाती है। अपनी युवावस्था में मुशायरों में वाहवाही पाने वाले, वाहवाही जब मुशायरे होते हैं, कवि सम्मेलन होते हैं जहां पर शेरो शायरियां होती हैं, ऐसे मुशायरे में जाकर के युवावस्था में ही जब वो जवान थे उस समय मुशायरे में जाकर के उन्होंने वाहवाही लूटी। और कैफी आजमी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत भी लिखे। हम आज जो पढ़ने वाले चैप्टर हैं, जो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, यह चैप्टर भी एक मूवी में दर्शाया गया है। उस मूवी का एक गीत है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये लाइन और किसी की नहीं बल्कि कोर्स बी में स्पर्श भाग 2 के चैप्टर नंबर 6 में कर चले हम फिदा कैफी आजमी की लिखी हुई कविता है, जो हकीकत फिल्म में दर्शाई गई है। और उस फिल्म में दर्शाने के बाद में हमें पता चलता है कि सैनिक का जीवन किस तरह हुआ करता है, और उसी बात को बताने के लिए आज इस चैप्टर को हम सभी पढ़ेंगे। 10 मई 2002 को इस दुनिया से रुखसत हुए कैफी के 5 कविता संग्रह झंकार, आखिरी शब्द, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज सुनो प्रकाशित हुए। 2002 में इनका देहावसान हो गया था। और इनकी 5 कविताएं संग्रह ऐसी हैं जिसमें बहुत सारी, हालांकि इन्होंने कविताएं बहुत लिखी हैं, लेकिन उन कविताओं को 5 संग्रह में समावेश कर दिया। सबसे पहली झंकार नाम से इनका एक कविता संग्रह है जिसमें अलग तरह की कविताएं हैं। एक आखिर ए शब, इस तरह से एक कविता संग्रह है। तीसरे का नाम है आवारा सजदे, और चौथे का नाम है सरमाया।
और 5वें नंबर का जो गीत संग्रह है उसको इन्होंने नाम दिया फिल्मी गीतों का संग्रह, जिसका नाम है मेरी आवाज सुनो। मेरी आवाज सुनो का मतलब इन्होंने इस तरह से इसको नाम दिया कि इनके जितने भी गीत जो फिल्म में रिलीज हुए हैं, जो फिल्मों में दर्शाए गए हैं, उनके एक अलग संग्रह इन्होंने बनाया है। अपने रचना कर्म के लिए कैफी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया। कैफी कलाकारों के परिवार से थे, मतलब कैफी आजमी जो हैं वो एक अभिनेताओं के परिवार के रहने वाले थे, अभिनेताओं के परिवार में रहते थे और वहीं से उनका उद्भव हुआ और वो अपनी कलम के माध्यम से पहचाने गए और कलम के माध्यम से उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और उसके साथ कई बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। अब इनका जो बैकग्राउंड था वो कैसा था, तो बता रहे हैं कि इनके जो तीनों बड़े भाई थे वो बहुत अच्छे शायर थे और पत्नी शौकत आजमी, बेटी सवाना आजमी मशहूर अभिनेत्रियां थी। मतलब उनके समय में 1919 से 2002 के बीच में, या कहें कि जब इनकी बहनें जो हैं अभिनेत्रियां थी, अभिनेत्रियां मतलब हीरोइन थी, अलग अलग मूवीज में इनको किरदार मिले और इसी कारण से इनका जो बैकग्राउंड रहा वो भी एक बहुत अच्छा और उम्दा बैकग्राउंड रहा। अब इसमें हम सभी पढ़ने वाले क्या हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, पाठ का प्रवेश क्या है, इसमें क्या बताया जाएगा इस कविता के माध्यम से, तो वो देखते हैं कि जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है। किसे प्रिय नहीं होती है, अपनी लाइफ किसे अच्छी नहीं लगती है, सभी को अच्छी लगती है। कोई भी इसे यूं ही खोना नहीं चाहता। असाध्य रोगी तक जीवन की कामना करता। असाध्य रोगी का मतलब है ऐसा रोगी जिसे रोग हुआ है, ऐसा जो कभी भी दूर नहीं होगा, ऐसा मरीज जिसका रोग कभी दूर नहीं होगा, असाध्य, सहन करने वाला भी नहीं हो, ऐसा असहनीय रोगी भी अपने जीवन की कामना करता है कि कभी उसे जीने का मौका मिल जाए। जीवन की रक्षा, सुरक्षा और उसे जिलाए रखने के लिए प्रकृति ने न केवल तमाम साधन ही उपलब्ध कराए हैं, सभी जीव जंतुओं में उसे बनाए बचाए रखने की भावना भी पिरोई गई है। कहने का मतलब यह है कि केवल जीवन जीने के लिए नहीं है, जीवन जीने का तरीका कैसा होना चाहिए उस बात में भी ज्यादा इन्होंने महत्व रखा। इसीलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जान उसकी रक्षा हेतु मुकाबले के लिए तत्पर हो जाते हैं। मतलब कोई कितना ही अहिंसा प्रेमी जीव क्यों ना हो, अब कहते हैं कि भाई अहिंसा जो है उसको सभी धारण करें, लेकिन अगर मुसीबत आए तो अहिंसा को छोड़ करके हमें एक बार के लिए अपनी मुसीबत को दूर करने के लिए भी हमें क्या होना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। यही इसमें बताया गया है। फिर आगे इसी कविता के माध्यम से, इसी गीत के माध्यम से और भी क्या कहा कि लेकिन इससे ठीक विपरीत होता है सैनिक का जीवन। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो एक सैनिक के जीवन के ऊपर है। सैनिक का जीवन कैसा है, सैनिक किस तरह से सरहद पर जाकर के अपनी जान जोखिम में डाल करके हम भारतीयों की, हम जनता की, हम आम लोगों की रक्षा करता है, तो उसका जो जीवन होता है वो बिल्कुल उससे विपरीत होता है। वो कैसा विपरीत होता है, जैसा हम लोग जीवन जीते हैं वो अलग है, लेकिन इससे बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल विपरीत जो जीवन होता है वो एक सैनिक का होता है, जो अपने नहीं, जब औरों के जीवन पर, उनकी आजादी पर आ बनती है, तब मुकाबले के लिए अपना सीना तान कर खड़ा हो जाता है, यह जानते हुए भी कि उस मुकाबले में औरों की जिंदगी और आजादी भले ही बची रहे, उसकी अपनी मौत की संभावना सबसे अधिक होती है। और इस पाठ में सबसे ज्यादा बात इसी बात पर बताई गई है। इस पाठ में सबसे ज्यादा गौर देने वाली बात जो है वो यही है कि एक सैनिक भले ही अपनी रक्षा न करता हुआ हम सभी की रक्षा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है, वो अपनी रक्षा किए बिना, अपनी जान बचाए बिना। प्रस्तुत पाठ, अब इस पाठ में जो है युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए एक लिखा गया था। ये जो चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, इस पाठ की जो कविता है, जो गीत है, वो गीत हकीकत नाम की एक मूवी है, उस मूवी में बताया गया है। ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज बयां करता है, जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है। इसी के साथ इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी हैं।
क्योंकि जिनसे उन्हें भी अपेक्षाएं हैं वे देशवासी और कोई नहीं, हम और आप ही हैं। कहने का मतलब है कि जितने भी सैनिक हम सब के लिए जान अपनी जोखिम में डालते हैं, उन्हें एक अपेक्षा रहती है कि कम से कम कुछ क्षण के लिए हम उनका साथ दे सकें, और जिनसे उनकी अपेक्षाएं बनी होती हैं वो और कोई नहीं होता बल्कि मैं, आप और हम सब यही होते हैं। इसलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछें कि हम उनकी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं। हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम उनकी अपेक्षाओं पर जो वो चाहते हैं वो हम पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। चलते हैं आज के इस चैप्टर में। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यह एक बहुत अच्छी कविता है। इसको बिल्कुल अगर हम लयबद्ध तरीके से पढ़ें, राग के साथ में पढ़ें, स्वर के साथ में पढ़ें तो बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ भी सकेंगे, याद भी कर सकेंगे, और पढ़ने में मज़ा तब और अच्छा हो जाएगा जब हम इसका अर्थ समझेंगे। तो चलते हैं इसका अर्थ समझते हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा वाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बहुत अच्छी लाइन इसमें बताई गई हैं, और इन लाइनों के माध्यम से हमें एक संदेश दिया गया है। और मैं बता दूं एक कहानी कि एक सैनिक जो अपनी जान जोखिम में डाल करके हम भारतीयों की रक्षा करता है, और रक्षा करते करते शहीद होने वाला है और नीचे जमीन पर लेटा हुआ है, और वह अन्य जो अपने साथी आ रहे हैं उन साथियों से कहता है कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। बोलता है कि अब मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, अब कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। मैंने अपनी जान और मैंने अपना तन इन साथियों के नाम कुर्बान कर दिया, और उन साथियों के लिए वो संदेश देता हुआ जाता है कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और अब यह जो वतन है, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, मैंने अपने देशवासियों की रक्षा करने के लिए जो मुहिम छेड़ी थी वो पूरा हो चुका है। अब तुम्हारे हवाले यानी अब जो पूरा बचा हुआ जो मेरा कार्यभार है, जो मेरे से रह गया है, जो मेरे से नहीं हुआ है, अब वो आने वाले जो अन्य सिपाही हैं उनके लिए वो बताते हुए कहता है कि अब तुम्हारे लिए या तुम्हारे पास या तुम्हारे हवाले मैं इस देश को किए जा रहा हूँ। अब मैं तुम्हारे हवाले इस वतन को करके जा रहा हूँ, अब तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। तो वही सिपाही कहता है कि यहाँ की किस तरह से वो अपनी बात को कहे जा रहा है, वो अपनी बात को कहने में किस प्रकार से सक्षम हो पा रहा है। तो कहता है कि यहाँ इस देश में जहाँ हम सरहद पर बैठे हुए हैं वहाँ क्या है, माहौल है। तो कहता सांस थमती गई, नब्ज जमती गई। सांस यानी कि जो वो सांस ले रहा था वो धीरे धीरे रुकने लग जाती हैं, और उसकी जो नब्ज है, नाड़ी है, वो भी थमने लग जाती है, रुक जाती है, जम जाती है। क्यों रुक जम जाती है? क्योंकि वहाँ पर इतनी ठंड होती है, माइनस में वहाँ पर तापमान होता है, इसलिए वहाँ पर उनकी सांसें जो हैं, सांस लेने में उसे दुर्लभता होती है, ले नहीं पाता है, कठिनाई होती है, और उसकी जो नब्ज है, जो उसकी जो रक्त नाड़ी है, वो भी जमने लग जाती है क्योंकि इतनी ठंड पड़ती है। फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। फिर भी उस सिपाही ने कभी भी अपने जो कदम हैं उसको कभी रुकने नहीं दिया, क्योंकि वो सिपाही ही जानता है कि वहाँ की ठंड किस तरह की होती है, गर्मी किस तरह की होती है, लेकिन फिर भी वो हम देशवासियों के लिए लड़ता रहता है। तो कहते हैं कि उसकी सांस जो है वो भी रुक जाती है, थम जाती है, उसकी नब्ज भी रुक जाती है, जम जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने कदमों को कभी रुकने नहीं देता है, अपने कदमों को वो बढ़ाए जाता है। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं। और वो आने वाले जो सिपाही हैं उनको शिक्षा देता हो, उनके लिए कहता है कि वही कट गए सर हमारे, हम लोगों के लिए सर भी कट जाए लेकिन कोई गम नहीं करना, हमें अपने सर कट जाए लेकिन हमें कोई गम नहीं करना,
सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। हिमालय का जो सर है, हिमालय की जो चोटी है, उसको कभी हमने झुकने नहीं दिया। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, आपको एक प्रश्न आ सकता है कि सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, यहाँ पर सर हिमालय का, इससे क्या अभिप्राय है? तो आपका उत्तर होना चाहिए कि सर हिमालय का मतलब है कि हमारी देश की सबसे अच्छी पहचान जो है वो हिमालय पर्वत है, और उस हिमालय पर्वत की जो चोटी का झुकना मतलब कि भारत के सम्मान को कभी भी उन्होंने झुकने नहीं दिया। तो हिमालय का सर मतलब कि भारत का सम्मान, यानी कोई भी भारतीय क्यों ना हो, तिरंगे के लिए, भारत के लिए कभी भी झुकने नहीं देता है। इस तरह से यहां पर उन्होंने कहा। और वही वीर सिपाही मरते मरते क्या कह रहा है कि मरते मरते रहा बाकपन साथियों। बाकपन का मतलब होता है साहस। क्या होता है? साहस। तो जब वो मर रहा है, मरते मरते भी उसके अंदर का जो साहस है वो बना रहता है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, और वो कहता हुआ इस दुनिया से विदा लेता है कि अब तुम्हारे हवाले यह देश, यह मातृभूमि तुम्हारे हवाले है। इस तरह से आगे इसी तरह और भी वो जब अभिप्राय बताते हैं कि किन किन तरीके से वो वहां पर रहता है, किन किन तरीके से नए आने वाले सिपाही हैं उनके लिए एक जज्बा बनाने के लिए वो अपनी बात को कहता है, और कहता है कि भाई हमारा जो जीवन है वो जीवन जीवन नहीं है, हमारे खुद के लिए नहीं है, हमारे खुद के साथ साथ में आने वाली पीढ़ी, आने वाले देशवासियों के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। तो आगे कहते कि जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करें, वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पर बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी लाइनों के माध्यम से यहाँ पर आपको बताया गया है कि जिंदा रहने। अब देखो, कोई भी सिपाही है जब नया नया भर्ती होकर के जाता है, नई नई फौज में जाता है, तो उसको समझाया जाता है कि हम इस देश की सेना में क्या काम करने के लिए आए हैं और किस तरह से हम उसमें रह रहे हैं। लेकिन जो पहले के सिपाही जो उसमें पहले से हैं, वो अन्य सिपाहियों को किस तरह से सलाह देते हैं, और इसी तरह का पृष्ठभूमि, इस तरह का एक इमेजिनेशन आप अपने माइंड में चला करके चलें कि एक सिपाही जो बिल्कुल लेटा हुआ है, मरने की कगार पर है, और अन्य आए हुए सिपाहियों को वो क्या शिक्षा दे रहा है। कहता है कि जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर, वो कहता है कि हमारे लिए जीवित रहने के तो मौसम बहुत आएंगे, हम जिंदा रहेंगे, जिंदा रहने के लिए मौसम तो हमें बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारा समय हमारे पास रहेगा कि हम जिंदा रह लेंगे, जान देने की रुत रोज आती नहीं। बताओ कौन ऐसा होगा जिसे जान देने के लिए कहा जाए और वो तुरंत जान दे दे? कोई नहीं होता है, मात्र एक केवल सैनिक और फौजी होता है जो अपनी जान देने के समय भी बढ़ चढ़ के आगे आता है, और उनमें भी एक कंपटीशन होता है कि भी कौन पहले जाएगा। एक सैनिक होता है, और यही सैनिक जो हमारे लिए हमारी रक्षा करता है। तो कहते कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है, यानी जीवित रहने के लिए तो बहुत समय है हमारे पास, हम हर समय जीवित रहना चाहते हैं, लेकिन एक सिपाही ही ऐसा होता है जो मरते समय और मरने का कोई मौका छोड़ता नहीं है। तो कहते जान देने की रुत रोज आती नहीं, रोज रोज हमें इस धरती माँ के लिए जान देने की नौबत नहीं आती है, इसलिए हम यहीं जिएंगे और यहीं मरेंगे। अब वो कहते हैं कि भी बहुत सारे सिपाही नए नए आते हैं, जिनकी नई नई शादियां होती हैं, कोई किन्हीं की नहीं भी होती है, तो उनको भी किस तरह से वो संबोधित करता है सिपाही जो मर रहा है, उसमें और उत्साह बढ़ाने के लिए कहता है कि हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करें, यानी अपना जो हुस्न है, जवानी है, और इश्क यानी कि जो प्रेम है, उन दोनों को भी क्या कर दिया? रुसवा। रुसवा यानी यहां पर ही हमने खत्म कर दिया, यानी यही है जो है सो यही है। बदनाम करना, रुसवा करना मतलब बदनाम करना, सॉरी बदनाम करना, यानी इश्क और हुस्न यानी कि प्रेम और जवानी। तो क्या आ जाएगा यहां पर? जवानी, और यहां पर आ जाएगा प्रेम। तो यानी जो दोनों हैं, कौन?
हुस्न और इश्क, ये दोनों को रुसवा करें यानी कि बदनाम कर दें, इन दोनों को दूर कर दें। वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि जवानी या यौवन अवस्था जो होती है वो अच्छा दिखने के लिए होती है। इश्क जो होता है, प्रेम जो होता है, वो जवानी में अच्छा होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे सैनिक ऐसे हैं जो अभी जवान हैं, जो अच्छे दिखते हैं, उन सबके लिए भी उसने कहा कि इश्क और हुस्न जो दोनों हैं वो कैसे हैं, रुस्वा यानी कि बदनाम। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बदनाम करें। वो जवानी जो खून में, खून यानी कि रक्त में, खून में, और वो कहते हैं कि वो जवानी ही किस काम की जो कभी खून में, रक्त में नहाती नहीं। तो वहां पर कहने का अभिप्राय जो है कैफी आजमी साहब का, वो बहुत अलग तरीके का। वो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि अगर कोई सैनिक, अगर कोई सिपाही जाकर के जमीन सरहद पर जाकर के अपनी जान जोखिम में डालता है तो उसको उत्साह मिलना चाहिए, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। तो उत्साह के लिए उन्होंने कहा कि ये जवानी केवल प्रेम के लिए नहीं है, ये प्रेम केवल जवानी में हो ऐसा नहीं है। यह प्रेम और जवानी जो है अगर हमारी धरती के लिए हो, हमारी भूमि के लिए हो, पृथ्वी के लिए हो, तो वो जवानी ही बहुत अच्छी जवानी हुआ करती है। तो इसलिए यहाँ उन्होंने कहा कि वो जवानी जो है, वो जवानी कोई काम की नहीं होती है जो कभी खून में नहाती नहीं है। इसलिए आज तुम्हें ये मौका मिला है, तुम अपने देश की सरहद पर रक्षा करते हुए अपने ही खून से अपनी धरती माँ के लिए आप एक नया पैगाम लेकर के जा रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने इस तरह का शब्द यहाँ पर उपयोग में लिया है। तो पूरा जो अर्थ बनेगा कि जिंदा रहने की रुत रोज, यानी जिंदा रहने के मौसम कभी नहीं, या कहें कि बहुत समय बाद, बहुत समय के लिए आते हैं, लेकिन केवल एक समय ऐसा होता है कि जान देने की रुत रोज आती नहीं। ये कभी हमें मौका नहीं मिलता है, जो हमें आज मौका मिला है इसे कभी छोड़ना नहीं है। जवानी और प्रेम दोनों को बदनाम करके हमें वो जवानी इस तरह से जीनी है कि हम उस जवानी में अपने खून से नहा करके और कुर्बानी दें। तो वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, अब आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वो उन लोगों को भी संबोधित कर रहे हैं कि भाई अगर प्रेम करना है तो धरती से करें, जवानी का जो जोश है वो दिखाना है तो अपनी धरती को दिखाएं। तो इसीलिए जब वहां पर इतना सारा रक्त बिखरा हुआ है, खून बिखरा हुआ है, इतने सिपाही यहाँ पर बिखरे हुए हैं, मरे हुए हैं, तो उन सिपाहियों के लिए भी उन्होंने कहा, उस धरती के लिए कहा जहां पर वो धरती पे बिखरे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि आज की जो धरती है वो क्या बनी हुई है, दुल्हन बनी हुई है। इसलिए अरे साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और कहते हैं कि यह जो धरती माँ है, अब यह वतन है, यह देश है, यह देश अब तुम्हारे हवाले कर दिया है, आपको ही इसकी रक्षा करनी है। इस तरह से यहाँ पर अर्थ बनेगा। इसके बाद में आप लोगों को एक और जो इसका बहुत अच्छा अंतरा है, इसमें एक इतनी अच्छी बातें, या कहें कि एक इतनी अच्छी बात इसमें बताई गई है जिस बात को हमें और अच्छी तरह से समझना चाहिए। और अगर हम इस बात को समझेंगे तो हमें रियल में, या कहें वास्तविकता में, एक सैनिक पर नाज होने का एक अभिमान होगा। क्या कहते हैं कि राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बहुत अच्छी लाइन है। मतलब कहें कि कैफी आजमी साहब ने क्या सोच के ये लाइन लिखी, उनका गहन चिंतन देखना। उन्होंने कहा जब कोई सिपाही अपनी जान देता है, कहा जाता है कि भाई सिपाही जब सरहद पर जाएगा, जान देगा, तो वो जब जान दे रहा है तो क्यों दे रहा है, और आने वाला उस पर क्या रिएक्ट करे, आने वाले के लिए क्या कहे कि वो भी इसी तरह से आगे बढ़े। तो उन्होंने बहुत अच्छी लाइन कही कि राह कुर्बानियों की ना वीरान हो। वीरान का मतलब हो कि वो कभी भी खाली नहीं जानी चाहिए, कुर्बानियां हमेशा देते रहना चाहिए। किसकी? खुद की कुर्बानियां। तो इस तरह से यहां पर कहा है। तो राह कुर्बानियों की ना वीरान हो। वीरान यानी कि जो राह है, रास्ते हैं, कुर्बानियों के जो रास्ते तुम्हें मिल रहे हैं उनको कभी वीरान नहीं होने देना। वीरान मतलब कभी भी उसको खाली मत रखना। जब भी मौका मिले, जब भी हमें देश के लिए लड़ने जाना पड़े, तब तक हम उसको
अपने सर पर लेते रहें, अपने पास में लेते रहें और उसको कभी भी वीरान नहीं होने दें। तुम सजाते ही रहना नए काफिले। और कहते हैं, बहुत अच्छी लाइन, एक इसका गहन चिंतन करना कि भाई कैफी आजमी साहब जो हैं उन्होंने इस तरह की लाइन क्यों कही। उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कि कोई सैनिक अपनी जान देने में जोखिम खा रहा हो, नहीं दे पा रहा हो, डर जाए, तो क्या होगा, दुश्मन की गोली से वो मर जाएगा और दुश्मन हम पर हावी हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम लड़ते रहना, तब तक लड़ते रहना जब तक दुश्मन ना मर जाए। और उन्होंने कहा कि राह कुर्बानियों की, जो रास्ता है कुर्बानियों का रास्ता है, जो आज हम यहाँ पर इसी रास्ते से गए हैं, तो अब आने वाला जो रास्ता है उसको कभी वीरान नहीं होने देना। तुम, यानी किनसे बोल रहे हैं, जो आने वाले सिपाही हैं, उन सिपाहियों से वो कहते हैं कि तुम सजाते ही रहना, मतलब तुम सजाते रहना, लगे रहना ऐसी दम, नए काफिले इसी तरह बनाते रहना कि ये कुर्बानियों का जो रास्ता है वो कभी वीरान नहीं होने पाए। फतह का मतलब होता है जीत। क्या होता है? जीत। तो फतह का जश्न, जीत का जश्न तो मनाते रहते हैं, लेकिन जीत के जश्न से भी जश्न जो है, जीत के जश्न का जश्न जो है वो भी बहुत अच्छा होता है इस जश्न के बाद है। मतलब कहा जाता है कि अगर कोई सैनिक अपनी जान दे देता है तो ये तो उसके लिए गौरवमयी क्षण होता है, लेकिन उससे कई बार गौरवमयी क्षण होता है, उसकी जान देने पर पूरा देश जो है उसको सलाम ठोकता है, सलाम देता है। तो इसी तरह जीत का जश्न इस जश्न के बाद है। मतलब अगर ये जश्न हमने बहुत अच्छे से मना लिया तो जो जीत का जश्न है वो भी इसके बाद में बहुत अच्छी तरह से होगा। जिंदगी मौत से मिल रही है गले। और कहता है, जो सिपाही लेटा हुआ नीचे है और दूसरे सिपाहियों से कहता है, तो कहता है कि जिंदगी मौत से अब गले मिल रही हो। ऐसा लगना चाहिए कि एक सिपाही अपनी जिंदगी को छोड़ करके और मौत की कगार पर जा रहा हो। इस तरह से इन्होंने शब्द दिया कि जिंदगी मौत से मिल रही गले। तो कितना बढ़िया शब्द दिया, गले मिलना। गले कब मिलते हैं लोग? जब अच्छा लगता है, कोई हमें प्रिय हो तो हम उसके साथ गले मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि जिंदगी मौत से गले मिली। ऐसा कौन है? ऐसा सिपाही है जो जिंदगी के साथ अपने मौत को भी गले लगाता है। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। 10th में इस जो चैप्टर दिया गया है वो हमारे लिए इसलिए भी दिया गया है कि ताकि हम उन सिपाहियों के बारे में भी सोचें जिन सिपाहियों के बारे में हम आज नहीं सोच पाते हैं। इसलिए उन्होंने इस चैप्टर को इसमें रखा और कहा कि बांध लो अपने सर से। क्यों? क्योंकि जब हम अपनी सिपाही में या हम सेना में जब भर्ती होते हैं तो हमें एक बात सिखाई जाती है कि अगर हम अपनी देश की रक्षा के लिए मरने को भी तैयार हैं, तो अगर हमें कभी भी मौका मिले तो मरने के लिए कभी पीछे नहीं हटना है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि यहाँ पर इन्होंने क्या कह दिया कि जिंदगी मौत से मिल रही, और जब गले मिल ही रही है मौत से तो कहा कि अब अपने सर पर क्या बांध लो? कफन बांध लो। और कहते हैं कि यह जो वतन है, यह जो देश है, वो अब तुम्हारे हवाले है। अब उन लोगों को और अपने आप पर विश्वास होने लगा और अपने आप में उत्साह बढ़ता चला जा रहा है कि अब हमें नहीं, पीछे नहीं हट करके अब आगे चलना है, और आगे इस तरह से बढ़ करके चलना है कि अब कोई भी क्यों ना आ जाए, कभी भी पीछे नहीं हटना है, और दुश्मनी या दुश्मन को हमें किस तरह से जवाब देना है। अंतिम चरण जो है इस चैप्टर का, जिसमें वो और भी बहुत अच्छी और एक इस तरह की बात बताते हैं, जो संदेश देते हैं। हर केवल इंसान सिपाही वो नहीं है जो सरहद पर जाकर के, सीमा पर जाकर के अपनी जान जोखिम में डाले। सिपाही हम में से भी एक हो सकता है। कब? जब हम इस देश में रह करके देश की रक्षा का एक आत्मबल अपने आप में धारण करते हैं। तब किस तरह से कहा कि खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। आप लोगों को याद होगा रामायण में रामचंद्र की लीला जब बताई गई है, जब वनवास होता है उस समय रावण जो है सीता का अपहरण करता है,
और अपहरण के पश्चात उन्होंने उसी दृश्य को थोड़ा सा बताते हुए सैनिकों के लिए भी कैफी आजमी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि खींच दो लकीर, किससे? तलवार से नहीं, अपने खून से इस तरह की लकीर खींच दो कि कोई दुश्मन का साथी, दुश्मन का कोई भी सिपाही इस देश में आने ना पाए। तो कहा खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, जमीन पर इस तरह से अपने खून से लकीर खींच दो कि दुश्मन सिपाही कोई भी अपने देश में ना आने पाए। ऐसा, अब दुश्मन सिपाही का मतलब कोई भी रावण, रावण का मतलब ये नहीं है कि रावण ही, रावण के वेश में कोई भी दूसरा नागरिक, कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा सिपाही जो है दूर देश का यहां ना आने पाए। तोड़ दो हाथ, और अगर कोई हाथ दुश्मन देश का अगर हमारे देश में आकर के, तो कहा कि तोड़ दो हाथ, अगर हाथ उठने लगे, अगर किसी का हाथ उठे हमारे देश के ऊपर तो उसका हाथ तोड़ दो। छू न पाए सीता का दामन कोई, उसको वहीं तोड़ दो। कहा कि अगर सीता, सीता से यहां पर है प्रत्येक स्त्री जो भारत वर्ष की है, भारत की है, उनके लिए कहा कि भारत की किसी भी स्त्री के ऊपर, किसी की भी स्त्री के दामन के ऊपर अगर कोई हाथ उठ रहा हो और कोई छू रहा हो तो उसके हाथ को तोड़ दो। इस तरह से एक सिपाही दूसरे सिपाही या अन्य सिपाहियों के लिए शिक्षा देता है। और कहते हैं कि अब तुम केवल सिपाही ही नहीं हो, अगर तुम इस तरह का काम भी करते हो तो कहा राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो उन्होंने कहा कि तुम केवल सिपाही ही नहीं, इस देश के राम और लक्ष्मण भी हो, जिसने अपनी भारत की रक्षा के लिए उन दुश्मन देश का हाथ भी काटा, उन भारत की रक्षा के लिए आपने अपने खून से जमीन पर लकीर भी खींची। तो आप ही लक्ष्मण हो, आप ही राम हो। और अब यह जो वतन है, यह जो देश है, उस देश की जो बागडोर है, वह बागडोर अब तुम्हारे हवाले है, तुम्हें ही इस देश की रक्षा करनी है। तो इस तरह से यहाँ इस चैप्टर में बताया गया है। और आप लोगों को अगर किसी भी तरह का अर्थ इसमें लिखने को आ जाए तो आप बहुत अच्छी तरह से इसका अर्थ लिख पाएंगे। अब चलते हैं हम इसके एनसीईआरटी की तरफ कि अगर कोई भी प्रश्न इसमें से बनता है, जैसे कि मैंने पहला प्रश्न आप लोगों को बता दिया कि किस तरह से इसमें प्रश्न बनते हैं, और भी अनेक तरह के आपको एक ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि वे सिपाहियों को राम और लक्ष्मण की उपमा भी क्यों दी गई, केवल सिपाही ही रहते, राम और लक्ष्मण क्यों कहा गया। तो आपको ये लाइन जो दो हैं वो आपको इसमें लिख देनी है, और अगर हो सके तो लाइन का अगर अर्थ आता हो तो उस अर्थ को भी आप समझा सकते हैं कि उनको राम और लक्ष्मण इसलिए कहा कि दुश्मन देश का अगर हाथ उठने लगे तो उनका हाथ तोड़ दें, जिस तरह से श्री रामचंद्र जी ने सीता के अपहरण करने पर उसका हाथ उसके लिए मौत के घाट उतार दिया था, और लक्ष्मण ने एक लकीर खींची थी कि सीता उसके पार जाएगी नहीं, और अगर कोई दुश्मन देश आएगा तो वो जल के राख हो जाएगा। तो इसलिए सिपाहियों को राम और लक्ष्मण का नाम भी दे दिया। अब चलते हैं इसके नए अध्याय की तरफ, जिसमें आप लोगों को प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, और प्रश्नोत्तर इस तरह के हैं। और सबसे पहला प्रश्न है जिसमें आपको 25 से 30 वर्णों में आपको इसका उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया कि क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। प्रश्न समझना, क्या इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, क्या कोई इतिहास से जुड़ी हुई, क्या कोई ऐसी पृष्ठभूमि है, मतलब फीडबैक टाइप, मतलब कहें कि भी ऐसा कुछ है क्या जो हमें समझाएं। तो आपको उत्तर देना है कि हां है, इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। यह गीत सन 1962 के भारत चीन युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। जब भारत और चीन के जब युद्ध हुआ था और उस युद्ध में मारे गए साथी जो हमारे भारत के थे, उनके ऊपर लिखा गया यह एक बहुत अच्छा गीत था जो कि 1962 में लिखा गया था। चीन ने तिब्बत की ओर से आक्रमण किया और भारतीय वीरों ने इस आक्रमण का मुकाबला वीरता से किया। इसी युद्ध की पृष्ठभूमि पर चेतन आनंद ने हकीकत फिल्म बनाई थी। इसी फिल्म के लिए प्रसिद्ध शायर कैफी आजमी ने कर चले हम फिदा नामक मार्मिक गीत लिखा था। देखें इसका पृष्ठभूमि मतलब ऐतिहास, मतलब इसका कोई इतिहास है क्या इस गीत का। इसमें पूछा गया था कि इस गीत का कोई इतिहास है क्या,
तो उन्होंने इतिहास बता दिया कि 1962 में लिखा गया था, ये हकीकत मूवी में आया हुआ है, और जब चीन और भारत का जब युद्ध हुआ था उस समय इस गीत का उपयोग किया गया था उस मूवी में। इसके बाद में सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का, देखो मैंने आप लोगों को कहा था ना, पहले ही नंबर पर बताया था कि आपको पूछा जा सकता है कि हिमालय किसके लिए कहा गया, क्या हिमालय झुक सकता है? नहीं झुक सकता भाई, उसको कैसे कितना भी अपन झुकाने की कोशिश करें नहीं झुकेगा, लेकिन उसका क्या अभिप्राय रहा होगा, उसको उस लाइन को लिखने का क्या अभिप्राय है, तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। इस पंक्ति में हिमालय भारत के मान सम्मान का प्रतीक है, मतलब भारत का जो मान सम्मान है, जिस तरह हिमालय की चोटी बढ़ती चली जाती है, जिस तरह से हिमालय बहुत बड़ा है, उसको देखने के लिए हमें सर ऊपर करना पड़ता है, तो ठीक वैसे ही भारत का जो मान सम्मान है उसका मान सम्मान देखने को सर ऊपर करना पड़ता है। ठीक वैसे ही भारत के मान और सम्मान को जो है यहां पर हिमालय का प्रतीक कहा। 1962 में भारत चीन युद्ध हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों पर ही लड़ा गया था, मतलब जो युद्ध था वो हिमालय की चोटी पर ही लड़ा गया था। भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण गंवाकर देश के मान सम्मान को सुरक्षित रखा। भारत के सैनिक हर पल देश की रक्षा हेतु बलिदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। उनके साहस की अमर गाथा से हिमालय की पहाड़ियां आज भी गुंजायमान हैं। आज भी वहां पर भारत चीन युद्ध की जो लड़ाइयां हुई थी उनका नाम, उनके चर्चे आज भी वहां पर विद्यमान हैं। तो यह यहां पर आपको लिखना है, और इसलिए भी यहां पर वो हिमालय का वर्णन बताया गया क्योंकि जो युद्ध हुआ था वो उन्हीं घाटियों पर हुआ था, और इतने कम तापमान में वहां पर युद्ध लड़ा गया था, जिसके कारण से उनकी सांस जो है वो रुकने लगी थी, उनके नब्ज जो है वो चलने में सक्षम नहीं हुई, उनकी नब्ज भी थमने लग गई थी, जमने लग गई थी। यही एक कारण रहा कि यहाँ पर हिमालय का नाम दिया। इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया? दूसरा प्रश्न कविता से रिलेटेड है। तो इसमें पूछा गया कि इस गीत में सैनिकों और भारत की भूमि को प्रेमी प्रेमिका के रूप में दर्शाया गया है, मतलब सैनिक प्रेमी हैं और भारत की जो पृथ्वी है उसको प्रेमिका कहा, इसलिए यहां पर दुल्हन कहा। जिस प्रकार दूल्हे को दुल्हन सबसे प्रिय होती है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वह बखूबी समझता है, ठीक उसी प्रकार इस धरती रूपी दुल्हन पर सैनिक रूपी प्रेमी कभी विपत्ति सहन नहीं कर सकते। मतलब कोई भी पति अपनी पत्नी के ऊपर आई हुई आपत्ति को दूर करता है, उसको दूर करने में कभी हिचकिचाता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, दुल्हन से बहुत प्रेम करता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर बताया कि जो वीर सैनिक हैं वो प्रेमी हैं, वो पति हैं, और वो अपनी पत्नी अर्थात कि वो अपनी पृथ्वी के लिए, जिसके लिए वो मर मिटना चाहते हैं, उसके ऊपर अगर कोई आपत्ति भी आती है, कोई विपत्ति आती है, तो उसको लड़ने में सक्षम होते, विपत्ति सहन नहीं कर सकते, वो विपत्ति को कभी सहन नहीं करेंगे। सन 1962 के युद्ध में भारतीय सैनिकों ने बलिदान के रक्त से धरती रूपी दुल्हन की मांग भरी थी। इसी समानता के कारण भारत की धरती को दुल्हन कहा गया है, जिसकी रक्षा के लिए सैनिक मौत को भी गले लगा लेते हैं, जिसकी रक्षा के लिए सैनिकों ने भी मौत को गले लगा लिया था। आगे चलते हैं। प्रश्न है कि गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं? मतलब ऐसा क्या खास होता है, कविताएं ऐसी क्या होती हैं, कविता में ऐसे कौन से शब्द आ जाते हैं जिनके कारण से आज भी वो हमें याद आती हैं? तो कहा, जिन गीतों में हृदय स्पर्शी भाषा, मार्मिकता, सच्चाई, गेयता, संगीतात्मकता, लयबद्धता, गीत का जीवन से संबंध आदि गुण होते हैं, वे गीत जीवन भर याद रहते हैं। मतलब ऐसे गीत हमें हमेशा याद रहते हैं जो ऐतिहासिक हों, जिनमें कुछ मर्म छुपा हुआ रहे, जो हमारे हृदय को स्पर्श कर ले, जो संगीत में बहुत अच्छे हों। क्योंकि आजकल हम लोगों ने देखा है जिस गीत का, जिस सॉन्ग का, जिस गाने का संगीत अच्छा होता है तो वो हमारे माइंड में बैठ जाता है। और हमने देखा भी होगा, सुबह से लेकर के रात हो जाती है और अगर कोई एक संगीत हमारे माइंड में आ जाए तो वो हमारे माइंड में चलता रहता है। तो यहाँ पर बताया कि संगीतात्मकता यानी उसका संगीत जो है इतना अच्छा हुआ करता है कि वो हमारे हृदय में बस जाता है। ये बहुत ऐसे गुण होते हैं जिनके कारण से हम उन कविताओं को याद रखते हैं, वे गीत जीवन भर याद रहते हैं। कर चले हम फिदा गीत में बलिदान की भावना स्पष्ट रूप से झलकती है, इसलिए यह किसी एक विशेष व्यक्ति का गीत न बनकर सभी भारतीयों का गीत
बन गया है। मतलब कहने का ये है कि ये गीत केवल किसी एक का नहीं है, कैफी आजमी साहब ने तो लिखा है, लेकिन आज वह जो गीत है वह गीत आज केवल कैफी आजमी का नहीं, हम भारतीय सभी भारतीयों का है, जो कि आज हमारे लिए देखने में आता है। और जो जो बात इस कविता में बताई गई है वो सारी बातें हमें आज प्रत्यक्ष में भी दिखाई देती हैं कि भी किस तरह से हम लोग सिपाहियों को किस नजरिए से देखते हैं। वही पूरा का पूरा वृत्तांत जो है वो इस कविता में बताया है। कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको प्रश्न आ सकता है और इस प्रश्न के उत्तर में आपको बताना है कि भाई साथियों शब्द किसके लिए किया गया है। तो कहा कि कवि ने साथियों शब्द का प्रयोग सैनिक साथियों और देशवासियों के लिए किया है। सैनिकों का मानना है कि इस देश की रक्षा हेतु हम बलिदान की राह पर बढ़ रहे हैं, हमारे बाद यह राह सूनी नहीं होनी चाहिए, वीरान नहीं होनी चाहिए। सभी सैनिकों और देशवासियों को इससे सतर्क रहना चाहिए। देशवासियों का परस्पर साथ ही देश की अनेकता में एकता जैसी विशिष्टता को मजबूत बनाता है। यदि अन्य साथी इनके बलिदान के पश्चात देश के सम्मान को बनाए रखेंगे तो इनकी कुर्बानियां व्यर्थ नहीं जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि साथियों शब्द का उपयोग जो है वो उनके सैनिक साथी और हम सभी भारतवासियों के लिए किया गया है कि जो आज उन्होंने ऐसा किया है तो आगे आने वाले जो भारतीय हैं वो भी इस रास्ते को कभी वीरान नहीं होने देंगे, सूना नहीं होने देंगे, बल्कि उस रास्ते पर चलते हुए वीर सैनिक जाबाज हमारे देश की रक्षा के लिए आगे तत्पर रहेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही? देखो प्रश्न आया था, मैंने आप लोगों को उस समय पढ़ाया भी था कि आप लोगों को बताया था कि यह राह कुर्बानियों की वीरान ना हो, नित काफिले जो हैं वो नए बनाते रहना, नए काफिले बनने चाहिए। तो काफिले शब्द को यहाँ पर क्यों बताया, काफिले आगे बढ़ाने के लिए क्यों कहा गया, तो किसकी बात कही गई? तो उत्तर आएगा काफिले शब्द का अर्थ है यात्रियों का समूह। मतलब जो जिस रास्ते पर चल करके अपनी देश की रक्षा कर चुका है, अब उस रास्ते पर जो नए नए काफिले आ रहे हैं, नए नए सैनिक आ रहे हैं, उनको कभी डरना मत, उनको कभी डराना मत, या उनके जो काफिले हैं वो हमेशा निरंतर बनाए रखने रहना। और इस कविता में देश के मान सम्मान और रक्षा की खातिर अपने सुखों का त्याग कर मर मिटने वाले बलिदानियों के काफिले को आगे बढ़ते रहने की बात कही गई है। भाई अगर किसी में देश की रक्षा करने के जज्बात हैं तो उसको कभी रोकना नहीं, उसको आगे बढ़ते रहने देना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया है। बलिदान का रास्ता तो सदैव प्रगतिशील रहना चाहिए, तभी हमारा देश सुरक्षित रह सकता है। कुर्बानियों के काफिले ही देश को अमरता प्रदान करते हैं, इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हमें यह बताना है कि हमारा जो काफिला है वो कभी रुकना नहीं चाहिए। यात्रियों का समूह, यानी यात्रियों का समूह मतलब साथी जो उनके सैनिक सिपाही हैं, वो उनका कभी रुकना नहीं होना चाहिए। जो सैनिक बनना चाहता है उनको सैनिक बनते चले जाना चाहिए और देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे कहा कि इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? सर पर कफन बांधने का मतलब केवल यह नहीं है कि हमने अपने सर पर कफन बांध लिया, तो हर एक चुनौती से लड़ने का काम जो करे वो सर पर कफन बांधने का काम करता है। कहा कि सर पर कफन बांधने का अर्थ है हंसते हंसते देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान करना और बलिदान करने के लिए तैयार रहना और देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व सब कुछ समर्पित कर देना, तो यही कहलाता है सर पर कफन बांधना। सर पर कफन बांधना केवल एक कपड़े को बांधना नहीं होता है, सर पर कफन बांधने का एक मीनिंग ये भी निकलता है कि हम जिस रास्ते पर निकल चुके हैं हमें अब उस रास्ते से कभी पीछे नहीं हटना है, हमने अपना सर्वस्व सब कुछ समर्पित कर दिया अपनी देश की रक्षा के लिए, ऐसा यहाँ पर उन साथियों के लिए कहा गया है। सैनिक शत्रुओं का मुकाबला निडरता पूर्वक यानी बिना डरे करते हैं, वे मौत से नहीं डरते और देश के मान सम्मान के खातिर हर समय मर मिटने को भी तैयार रहते हैं, इस तरह से यहां पर बताया गया है। आगे चलते हैं। कहा कि अगला प्रश्न जो है आपको इस तरह से भी आ सकता है कि इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखें। प्रतिपाद्य का मतलब होता है सारांश, समरी, या कहें कि इस पाठ का जो एक सार है
हमने इस पाठ से क्या समझा, हम इस पाठ से क्या समझ पाए हैं। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न के आधार पर आपको और भी अनेक प्रश्न बने तो आपको वो प्रश्न भी आ जाएं। तो आपने इस पाठ से क्या शिक्षा ली, आपको इस पाठ में क्या समझ में आया, क्या इसकी समरी बनेगी, क्या इसमें आप सार समझ पाएंगे, तो वो आपको इसमें स्पष्ट करना है अपने शब्दों में। तो हालांकि कुछ प्रयास मैंने किया है, बाकी आप सभी भी इसको लिखने में तत्पर रहें। हालांकि मैंने थोड़ा सा लिखा है, आप इसको और बड़े रूप में भी लिख सकते हैं। प्रस्तुत कविता उर्दू के प्रसिद्ध शायर कैफी आजमी द्वारा रचित है। प्रस्तुत गीत युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था। कवि इसमें देशभक्ति की भावना को विकसित करके देश को जागरूक बनाना चाहता है, जागरूक करना चाहता है, वो जागृत करना चाहता है कि आज हम देश के लिए कितने जागृत हैं। यह गीत सन 1962 के भारत चीन युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया। कैफी आजमी ने लिखा है और उर्दू के प्रसिद्ध कवि हैं, और इन्होंने जो युद्ध हुआ था 1962 का, उसमें लिखा गया था। चीन ने तिब्बत की ओर से आक्रमण किया और भारतीय वीरों ने इस आक्रमण का मुकाबला वीरतापूर्वक किया। अपने देश के सम्मान और रक्षा के लिए सैनिक हर चुनौतियों को स्वीकार करके अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। अपनी अंतिम सांस तक देश की मान सम्मान की रक्षा कर उसे शत्रुओं से बचाते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। अब बाकी आप सभी भी इसमें कुछ और नया टॉपिक या और नई चीज इसमें लिख सकते हैं, हालांकि इसमें अपन को इतना ही बहुत है। अब रही बात कुछ ऐसे प्रश्न जिन प्रश्नों में आप लोगों को बता दिया जाएगा 2 या 3 लाइन लिख करके, और पूछा जाएगा कि इसका भाव स्पष्ट कीजिए, इसका आशय बताएं, इसका तात्पर्य बताएं, इसका अर्थ बताएं। तो आप किस तरह से इसका भावार्थ बना पाएंगे। तो जैसे यहाँ पर 2 लाइन दी हैं, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कैफी आजमी ने भारतीय जवानों के साहस की सराहना की है। सैनिकों ने अंतिम सांस तक देश की रक्षा की। चीनी आक्रमण के समय भारतीय जवानों ने हिमालय की बर्फीली घाटियों चोटियों पर लड़ाई लड़ी। इस बर्फीली ठंड में उनकी सांस घुटने लगी, मतलब सांस जो है वो घुटन करने लगी, वो सही से नहीं चलने पा रही थी। साथ ही तापमान इतना कम हो गया कि उनकी जो नब्ज है, उनकी जो नाड़ी है वो जम गई, उनका खून जमने लग गया, परंतु वे किसी भी बात की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहे और हंसते हंसते अपने प्राणों को उन्होंने क्या कर दिया, न्यौछावर कर दिया, अपने प्राण न्यौछावर करते गए। तो यही इसका अर्थ होगा कि सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, बल्कि उन्होंने अपने आगे चलते चलते अपनी देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। इस पंक्ति में कैफी आजमी साहब ने क्या कहा, इसका भाव क्या बनेगा, इसका अर्थ क्या होगा, तो वो आपको अपने शब्दों में तो लिखना ही है। साथ ही इसमें देखें कि इसमें क्या हम लिख सकते हैं कि यह गीत की प्रेरणा देने वाली पंक्तियां हैं। इस गीत में जो हमें प्रेरणा देती हैं कि भाई केवल ये काम सैनिकों का नहीं है, हम सभी भारत वालों का है, हम सभी भारतवासियों का भी है कि हमें भी यह काम करना चाहिए। कि कवि सैनिकों से कहते हैं कि देश की रक्षा के लिए खून की नदियां बहाने के लिए तैयार हो जाओ। हमारी भारत भूमि सीता की तरह पवित्र है। अगर कोई शत्रु रूपी रावण उसकी तरफ बढ़ेगा तो अपने खून से लक्ष्मण रेखा खींचकर उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। देश की रक्षा शक्ति और बलिदान से होती है, और इसके लिए अपना बलिदान देने से भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, हिचकना नहीं चाहिए। मतलब कहने का यह है कि रावण यहाँ पर शत्रु हैं और सीता यहाँ पर हमारी देश भारत भूमि है, और उस भारत भूमि के लिए यहाँ कहा गया है। अगला प्रश्न है कि लास्ट 11th नंबर, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। लास्ट लाइन है दोनों की, और इन लास्ट लाइनों में उन्होंने ये कहा कि किस तरह से इसका हम अर्थ बना पाएंगे, और उस अर्थ को बताने के लिए उसका उत्तर जो है वो ये रहेगा कि कवि जो कैफी आजमी हैं, और उन कैफी आजमी कवि ने इसका अर्थ बताते हुए क्या कहा और हमने उसका अर्थ क्या समझा। भाव स्पष्ट करने का मतलब ये नहीं है कि जो उन्होंने कहा हम उसको एग्जैक्ट वैसा ही लिख दें, नहीं। भाव स्पष्ट करने का मतलब है कि उस प्रश्न के उत्तर में आपको वो लिखना है कि जो आपको समझ में आया।
तो इसमें भी आपको यही जो बताया है 11वें नंबर के प्रश्न में कि इस कविता में छू ना पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम लक्ष्मण भी तुम। तो इसमें जो सैनिकों के लिए कहा गया वो क्या कहा, इसके उत्तर में आप लोग लिखोगे कि कवि सैनिकों को कहना चाहता है कि भारत की भूमि सीता माता की तरह पवित्र है, सबसे पहली बात, क्योंकि इसमें यही बात बताई गई है। इसके साथ साथ में और क्या कहा कि देश की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम देश की पवित्रता की रक्षा राम और लक्ष्मण जैसे अलौकिक वीरों की तरह करना, ताकि शत्रु रूपी रावण इस धरती पर कदम न रख सके। कवि का ऐसा मानना है कि देश की सीमा पर सैनिकों के होते हुए कोई दुश्मन देश में प्रवेश करके देश की अस्मिता को नहीं लूट सकता। अस्मिता का मतलब होता है उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा नाम जितना है उसको वैसा ही बनाए रखना, उसकी मान सम्मान पर कोई चोट ना आए, इस बात का ध्यान रखना। और अनेक साथियों के लिए वो अपने साथियों के लिए इस तरह की शिक्षा देते हैं और इसी तरह से अपने आने वाले नए साथियों का वो सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, इन्हीं सब बातों से कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो इस कविता के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से हमने समझा कि किस तरह से हमने अपने सैनिकों के लिए एक श्रद्धांजलि, एक अभिव्यक्त कहें, और कैफी आजमी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इस गीत में सैनिकों के लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से उनको याद किया। हम सभी ने भी पढ़ते समय उन लोगों को याद किया। इसी तरह अपनी पढ़ाई पर भी इसी तरह फोकस करते हुए, ध्यान रखते हुए और अपनी भारतवर्ष के मान सम्मान को बनाए रखते हुए इस कविता का सार जो है अपने शब्दों में लिख करके तैयार करना है। और परीक्षा में कोई भी प्रश्न इस कविता से आ जाए तो उसके उत्तर भी आप लोगों को बहुत अच्छे से देना है। धन्यवाद। लेट्स क्रैक इट। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ।